आपके द्वाबा क्षेत्र में आपके द्वारा सबसे बड़ा विकास का कार्य कौन सा कराया गया है? अभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, उसमें आए दिन दर्दनाक घटनाएं घटती रहती हैं। कई लोग भी मरते हैं, उन लोगों के साथ कोई नहीं रहता है, लेकिन आप जाके उनके साथ खड़े रहते हैं। तहसील में आम आदमी कह रहे हैं कि काफी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, 100% स्वीकार करता हूँ। क्या कोई ऐसा सपना या प्रोजेक्ट जो आपके कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाया और आज भी वो अधूरा हो? जो बलिया जनपद की कोई नेता नहीं कर पाया, कोई 78 वर्ष की आजादी में कोई नेता नहीं करा पाया वो काम परमात्मा ने कर है। क्या आपको लगता है कि जनता पहले से ज्यादा जागरूक हो गई है? इसमें कहाँ बुरा है? सर, वर्तमान राजनीति में कौन से सुधार सबसे जरूरी है? नेताओं और अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार। ईमानदार जनता ही ईमानदार नेता का चयन करती है। मैंने देखा है कि आप जनता की भलाई के लिए किसी का भी खुलेआम विरोध कर देते हैं, चाहे वो कोई बाहुबली ही क्यों ना हो। देखिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और आज के हमारे जो पॉडकास्ट के मेहमान हैं वो बैरिया विधानसभा 363 के माननीय पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी हैं, जो कि लोगों के काफी चहेते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि सबसे पहले आपका जीवन परिचय बताइए और आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली? ऐसा है प्रकाश जी, मैं तो एक सामान्य घर में परमात्मा ने मुझे जन्म दिया, लेकिन श्रेष्ठ कुल में जरूर दिया है। और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस परमात्मा ने एक संस्कारित घर में मुझको जन्म दिया, माता पिता का अच्छा संस्कार मिला, जिसके बदौलत तो मेरे जीवन में निश्चित रूप से जीवन के हर क्षेत्र में शुचिता दिखी और आज भी है, कल भी दिखेगी। ये मेरे पारिवारिक संस्कार के ही माध्यम से सब मुझको प्राप्त हुआ है। और एक शिक्षक बनने का भी सौभाग्य बाबू मैनेजर सिंह जी के माध्यम से मुझको मिल गया। शिक्षक जीवन में ही रह करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध में आने का मुझको अवसर मिला। और मैं तो स्पष्ट रूप से ये कह सकता हूँ कि जो भी मेरे जीवन में आज विधायकी के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रवेश करना या एक मुकाम पर पहुंचने का भी अवसर मिला, वो टोटल यदि श्रेय, संपूर्ण श्रेय यदि किसी को जाता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाता है। और किसी भी नेता का या किसी राजनेता का मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाता है, संघ का मैं स्वयंसेवक रहा। सन 1983-84 में मैं संघ के सानिध्य में आया और तब से अब तक मैं संघ के सानिध्य में हूँ। सर, आपके अनुसार राजनीति का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, राजनीति या सामाजिक जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज में कमज़ोर गरीब लोगों को अत्याचारियों से, भ्रष्टाचारियों से, दो ही स्वरूप है समाज में पीड़ा देने वाली जो स्वरूप हैं, अत्याचार का स्वरूप है, नहीं तो भ्रष्टाचार का है। दोनों माध्यम से दोनों जो अत्याचार से या भ्रष्टाचार से वही सामाजिक जीवन में मुक्ति दिला पाता है जो स्वयं इन परिस्थितियों से अपने को अलग रखता है। सही बात है। अच्छा, ये मतलब आपके द्वाबा क्षेत्र में आपके द्वारा सबसे बड़ा विकास का कार्य कौन सा कराया गया है? देखिए, विकास के क्रम में यदि मैं शिक्षक रहा हूँ और सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, इसलिए शिक्षक होने के नाते मेरा प्रथम धर्म था, मेरा चिंतन भी था कि मेरे अन्नदाता जिन्होंने मुझको शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान किया था, स्वर्गीय बाबू मैनेजर सिंह जी ने, तो मेरे मन में हमेशा ये बात रहती थी कि किसी भी समाज का विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। और मैं तो आज भी यही कहता हूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कुछ है, रोड पुलिया तो यदि आदमी विधायक रहे या न रहे तो भी बन जाता है, लेकिन इंसान को बनाने वाला संस्थान बनाना एक शिक्षक ही कर सकता है, दूसरा कोई नेता नहीं करता है। यदि करता है तो वो महान है। और यह बहुत सौभाग्य परमात्मा ने मुझको दिया, राजकीय पॉलिटेक्निक बनवाने का श्रेय और राजकीय महाविद्यालय समवर्षा में जो दोनों संस्थाएं मेरी प्रारंभ हो गई हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि 300 विद्यार्थी पॉलिटेक्निक कॉलेज में और लगभग 250 के आसपास विद्यार्थी बीएससी कॉलेज, बीएससी केवल कॉलेज नहीं है, महाविद्यालय है, इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों फैकल्टी है। एक तरह से माने संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था ग्रेजुएशन स्तर तक की एक ही संस्थान में है, तो समवर्षा में राजकीय महाविद्यालय में है। और इसका भी निर्माण से लेकर के आज तक ओपनिंग तक का श्रेय यदि परमात्मा ने किसी को दिया तो मुझसे जैसे सामान्य एक नेता को दिया, सेवक को दिया।
और मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली काम, महत्वपूर्ण काम, गौरवशाली काम मान लीजिए, और द्वाबा के विकास का एक नया मार्ग जो अवसर मिला, मुझको मिला, इसमें कोई दोरा नहीं, और श्रेय मुझको जाता है। क्या कोई ऐसा सपना या प्रोजेक्ट जो आपके कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाया और आज भी वो अधूरा हो? देखिए, मेरा सपना था, बहुत कुछ सपना था, लेकिन मेरे कार्यकाल में 2.5 वर्ष तक कोरोना लेकर के चला गया, और 2.5 वर्ष में जो कुछ हम लोग कर पाए। लेकिन मैं उस परमात्मा को दुआ दूंगा, प्रणाम करूंगा, जिस परमात्मा ने ऐसा संस्कार दिया था कि कुछ विलक्षण काम जो बलिया जनपद के कोई नेता नहीं कर पाया, कोई 78 वर्ष की आज़ादी में कोई नेता नहीं करा पाया, वो काम परमात्मा ने मुझसे कराया। पहला एक ऐसा काम, 4 बार में 775 गरीब कन्याओं की शादी, 475 गरीब लड़कियों की शादी, उसमें भी सवर्ण क्लास की लड़कियां कम ही थी, ब्राह्मण ठाकुर की लड़की कम थी, विशेष रूप से गरीब लोग, बीन, मलाह, दलित, गोंड, वर्मा, यादव, जो भी समाज का, यहाँ तक कि 21 शादी मैं मुसलमान भाइयों की भी बेटियों का कराया। और मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन का इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। शिक्षण संस्था और गरीब बेटियों का 775, वही सरकार है, वही संसाधन है, लेकिन यदि नियत की पवित्रता न होने के कारण कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता भी बलिया में इस दूसरे कार्यकाल में शादी नहीं करा पाया, इसका मतलब क्या है कि नेताओं की नियति गरीब के प्रति न होकर के केवल गरिमा पाना और अपना निजी जीवन को सुधारना ही उनका उद्देश्य मूल रख गया, और मेरा यह नहीं था। आपने अपने द्वाबा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या करती हैं? मैं तो अभी बताया ही, आपको बताया कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मैं सब विधायक बनने के बाद, हमारे विधायक बनने के पहले यहाँ पर एक हेडमास्टर 10 विद्यालय चलाते थे, और मिड डे मील में करोड़ों कमाते से लूट कराते थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सब मिलकर के लूट खसोट मची थी, लेकिन पर विधायक बनने के तुरंत बाद हमने इस पर नियंत्रण किया, और एक शिक्षक एक विद्यालय का हेडमास्टर रहेगा, यह मेरा पहला नियम था। और काफ़ी हद तक मैं प्राइमरी शिक्षा को भी ठीक ठाक करने में जरूर हमने प्रयास किया था, और कितना सुधरा जो समाज बताएगा, लेकिन मेरे तरफ से प्रयास था। क्या आपको लगता है कि जनता पहले से ज़्यादा जागरूक हो गई है? इसमें कहाँ बुरा है, ये लगता क्या है, सर्व समाज जागरूक हो गया है, संसाधन उपलब्ध हैं, टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, तो स्वाभाविक है कि तकनीकी युग में हर आदमी घर बैठे हर पूरी दुनिया को देख लेता है। तो जब दुनिया देख रहा है तो दुनिया के स्तर के हिसाब से उसका चिंतन बदलता रहता है, तो है जागरूक है। सर, वर्तमान राजनीति में कौन से सुधार सबसे जरूरी है? देखिए, वर्तमान राजनीति में सबसे बड़ा सुधार जरूरत है मेरी समझ से नेताओं और अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को दूर करना। जब तक इस समाज और देश के नेता और कर्मचारी अधिकारी संवेदनशील स्वभाव रख करके ईमानदार में चरित्रवान नहीं होंगे, तो लाख प्रयास किया जाए, भारत का स्वरूप बदलने वाला नहीं। प्रथम दृष्टया समाज सेवी को ईमानदार होना चाहिए। मैं तो चाणक्य नीति का वो लाइन हमेशा याद रखता हूँ कि मुखिया या राजा साहसी और त्यागी होना चाहिए। यदि 2 गुण संपन्न नहीं है तो मान लीजिए कभी भी उससे समाज का भला होने वाला नहीं। यदि मुखिया हो, प्रधान हो, नेता हो, समाज सेवी हो, प्रधानाध्यापक हो, प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, डीसी हो, कोई भी हो या अधिकारी हो, नेता और अधिकारी यदि साहसी और ईमानदार नहीं होगा तो कभी भी वो समाज का भला नहीं कर सकता। अपना व्यक्तिगत लाभ ले सकता है, लेकिन भला नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आज की राजनीति सेवा से ज्यादा सत्ता बन गई है, क्या आप भी इससे सहमत हैं? सत्ता शब्द हटा दीजिए, आप उसको दुर्बल शब्द प्रयोग कर रहे हैं पत्रकार जी। सत्ता नहीं, वो शुद्ध रूप से आज की राजनीति शुद्ध रूप से व्यवसाय बन गई है। और मैं दुख के साथ, लेकिन मैंने शालीन भाव से कहना चाहूँगा कि जनता भी उस स्तर की पहले की बात नहीं है। कोई भी लोभी जनता, पैसा लेकर के मतदान करने वाली जनता कभी भी अच्छे नेता और अच्छे अपने नेता का चयन नहीं कर सकती। सही बात कह रहे हैं। ईमानदार जनता ही ईमानदार नेता का चयन करती है।
मैंने देखा है कि आप जनता की भलाई के लिए किसी का भी खुलेआम विरोध कर देते हैं, चाहे वो कोई बाहुबली ही क्यों ना हो। देखिए वो नहीं, मैं चूंकि संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और संघ के विचारधारा में संघ के अधिकारियों के प्रचारकों के सानिध्य में रहने के बाद मुझे एक ही चीज मिला है कि जीवन में सत्य आचरण प्रस्तुत करिए, सत्य आचरण प्रस्तुत करिए। सत्य आचरण प्रस्तुत करने में चाहे वो जिस भी प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो लड़नी पड़ती है, तो करता हूँ। आखिर आपके पीछे कौन है? हमारे पीछे केवल और केवल भगवान है। मैं तो जब भी मैं शिक्षक जीवन में था तो भी दर्जनों मुकदमा झेला और केवल गरीबों के लिए, कमजोर लोगों को न्याय दिलाया। पहले के ज़माने में दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य हम कहेंगे कि पहले के ज़माने में ये ढूंढा जाता था कि कौन कर्मचारी, कौन अधिकारी या कौन नेता भ्रष्ट है। आजकल ये ढूंढना है कि कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी या कौन नेता ईमानदार है। अब उनको ढूंढना है, नहीं तो जनरल मान लीजिए कि जनरल दूषित समाज हो गया है, दूषित समाज सेवी हो गए हैं, दूषित कर्मचारी अधिकारी हो गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में यदि सत्य आचरण करके समाज को बचाने की नियत रखते हैं, ये कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, जो मैं करता हूँ। आप ही एक ऐसे नेता हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कभी भी खड़े होते हैं, चाहे जो दुर्जनपुर कांड हुआ था वो डब्ल्यू सिंह क्यों ना हो। देखिए, मैं अभी आपको बताया ना कि मैं अपने जीवन में सत्य आचरण प्रस्तुत करता हूँ। जो हमको नजदीक से जानता है वो जानता है, एक न्यूनतम जीवन जीने वाला व्यक्ति के खिलाफ भी कोई अत्याचार हमारी आंखों के सामने करेगा तो मैं इसका प्रतिकार करता हूँ, जरूर करता हूँ। ऐसे जीवन में मेरी दर्जनों घटनाएं आई हैं कि मैं चोटिल भी हो गया, दूसरों को बचाने में चोटिल हो। कई घटनाएं ऐसी आई, जेल भी गया हूँ, केवल गरीबों को बचाने के लिए मैं जेल भी गया हूँ, चोटिल भी हुआ हूँ। उसके बाद भी मेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो संस्कार जीवन में आ गया है उसको निकाल पाना मेरे लिए संभव भी नहीं है। और मैं उस परमात्मा से भी कहता हूँ कि मुझको इसका संस्कार बनाए रखना और वो ताकत भी दिए रखना कि मैं गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए 4 कदम चल सकूँ। अच्छा सर, पिछले चुनाव में आप निर्दल चुनाव का फैसला क्यों लिया? हालांकि आप लड़े भी, जबकि पार्टी ने आपको पिछली बार विधायक थे। देखिए, हकीकत ये है कि मैं पिछली बार भी टिकट नहीं मांगा था, तो जब नहीं मांगा था तो टिकट मिल गया और 18 घंटा समाज में सेवा करने के बाद मैं नियमित रूप से 16 घंटा 18 घंटा तक सेवा करता था। कोई ऐसा व्यक्ति बैरिया विधानसभा क्षेत्र का, चाहे गरीब से लेकर कमजोर तक और धनवान तक, कोई ऐसा नहीं होगा जो मुझको किसी भी समय 24 घंटा में किसी भी समय फ़ोन किया हो और मैं उसका फ़ोन न उठाया। पहली बात तो ये बात थी। कोई भी 12 बजे रात्रि में भी कोई फ़ोन किया है तो उसका मैं रिस्पांस दिया हूँ और जो बन पड़ा है उसकी मदद भी किया हूँ। तो 24 घंटा जो जिसके जेहन में, जिसके मन में समाज को उसकी सेवा करने का भाव हो और वो टिकट मांग रहा है तो कोई टिकट नहीं दे रहा है, ये मन को थोड़ा दुख पहुँचता है। और दुखी मन से ही लड़े और यह भाव प्रस्तुत करने के लिए लड़े कि केवल द्वाबा की धरती पर केवल टिकट ही किसी को विधायक नहीं बनाएगा। यदि व्यक्तिगत चरित्र और ईमान और साहस नहीं होगा तो द्वाबा की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किसी को भी कोई चाहेगा तो विधायक नहीं बना सकता। यह हमने प्रमाणित किया है, संदेश दिया है कि सेवा का मतलब होता है, ये कभी भी मन में नहीं रखना चाहिए कि टिकट पाना मतलब विधायक बनना है। नहीं, टिकट पाना ही केवल विधायक बनना नहीं है। यदि संस्कार और सेवा का भाव नहीं है तो आप टिकट पा करके विधायक नहीं बनते। सर, मैंने आपकी रैली में युवाओं को काफ़ी जोश के साथ देखा है, आखिर आप उनके अंदर इतना मनोबल कैसे रखते हैं? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस धरती का नेतृत्व किया हूँ 5 वर्षों तक और आज भी कर रहा हूँ। उस समय थोड़ा अधिकार संपन्न व्यक्तित्व के रूप में सेवा करता था, पहले शिक्षक के रूप में करता था, उसके बाद अधिकार मिल गया तो किया। आज भी मैं अधिकार संपन्न नहीं हूँ, उसके बाद भी कर रहा हूँ। और नौजवानों की यदि बात आप करेंगे तो ऐसा शायद पहला मैं विधायक हूँ कि कोई नौजवान किसी अच्छे काम के लिए हमको याद किया है तो उसके काम में सहयोग करने के लिए मुझको सोचना नहीं देता है। और नौजवान विशेष रूप से अब तो और प्रभावित इसलिए हो गए हैं कि 300 तो अब मान लीजिए मेरा ही सौभाग्य न है कि 300 विद्यार्थी जो प्रथम वर्ष पॉलिटेक्निक कॉलेज में 250 विद्यार्थी बीएससी में एडमिशन लिए हैं, तो आखिर ये 500 की जो संख्या है, नौजवानों की संख्या है,
भले हमको जीवन में उस एक कप चाय न पिलावे, लेकिन दुनिया के किसी भी धरातल पर होगा तो एक बार अपनी सर्टिफिकेट की तरफ देखेगा तो जरूर मुझको याद करेगा कि मेरा नेता सुरेंद्र सिंह के बनाए हुए स्कूल में मैं पढ़ा। और इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि जब नौजवान चाहे देश में रहे, परदेश में रहे, कहूँ देश में रहे, लेकिन एक बार जरूर कहेगा कि मैं इंजीनियर बना हूँ तो सुरेंद्र सिंह के संस्थान में पढ़ने के कारण बना। ये सामान्य बात नहीं, तो यही मेरा सौभाग्य है। और कोई भी नौजवान किसी काम के लिए हमारे यहाँ आया है, अब एक बार ये EWS का सर्टिफिकेट एक तहसीलदार नहीं बना रहा, हमारे यहाँ 200 नौजवान आए, मैं तुरंत गया और उसको रात्रि तक बैठा करके, उस तहसीलदार से विधायक था, मैं बैठूं और बैठा करके सबका जाना है। एक ही दिन एक ही रात्रि में 300 साढ़े 300 EWS का सर्टिफिकेट बनवाया। गुण लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, जबकि हमारे सरकार की नियत थी कि बने, आज भी नियत है, लेकिन अधिकारी जो है सरकार को बदनाम करने के लिए नहीं बनाते। तो मैं तहसीलदार को भी अपनी भाषा में, दुआबा की भाषा में समझा करके सर्टिफिकेट, गुण लोगों का भी सर्टिफिकेट बनवाया। लेकिन अब चूंकि दायित्व तो नहीं है तो मैं अपना धर्म नहीं समझता हूँ। अब जो समाजवादी पार्टी के गुण लोग वोट भी दिए थे, लेकिन हम उनके नेता करना चाहिए। हाँ, हमको तो बहुत लोग वोट दिए भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं मुखिया सबका हो जाता है, वोट देने वाले का भी होता है और नहीं देने वाले का, तो मैं उस धर्म का पालन करता हूँ। क्या आपको लगता है कि आज की राजनीति में थोड़ी सी भी ईमानदारी की जगह बची है? निश्चित बची है। ये कभी अच्छाई कभी नष्ट नहीं होती है। यदि राक्षसों का अत्याचार था तो राम का चरित्र पैदा हुआ, ये दुर्योधन पैदा हुआ तो कृष्ण का चरित्र पैदा हुआ। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भी स्वतंत्रता के पहले भी यदि विलासी लोग थे, विवेकानंद जैसा संत भी था। यदि कोई दलाल थे अंग्रेजों के तो भगत जी जैसा, भगत सिंह जैसा और राम प्रसाद बिस्मिल जैसा राष्ट्रभक्त भी था। और आज के डेट में यदि कांग्रेसियों जैसे भोग प्रवृत्ति के नेताओं का बोलबाला था 50 वर्षों तक, तो मोदी जैसा और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा चरित्र भी था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा चरित्र था। आज के तिथि पे एक तरफ जितने भ्रष्ट और चोर लोग हैं एक स्टेज पर हैं, तो दूसरी तरफ ईमान का झंडा लेकर के मोदी जैसा व्यक्तित्व भी है। और इतना ही नहीं, अत्याचार का, मैं कह रहा हूं कि अत्याचार का नेता, अत्याचारियों का नेता अखिलेश यादव यदि उत्तर प्रदेश की धरती पर अत्याचार का बोलबाला पैदा कर दिया था, अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे राक्षस पैदा कर दिए थे सब सत्ता वाले, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन जैसे राक्षस समाज में पैदा हो गए थे, तो परमात्मा ने जोगी जैसा व्यक्तित्व भी दिया है। इसलिए कभी दुर्बल मन से मत सोचिएगा। यदि जहाँ राक्षस होंगे वहां राम आएंगे, जहाँ दुर्योधन पैदा होगा वहां कृष्ण आएंगे, और जहाँ कांग्रेसियों जैसा भ्रष्ट लोग पैदा होंगे तो मोदी आएंगे, और जहाँ अतीक जैसा दुर्दांत अपराधी और मुख्तार जैसा राक्षस पैदा होगा वहां परमात्मा जोगी जैसा संत को भेजेगा, और भेजा है, भविष्य में भी भेजेगा। संघ एक ऐसा वृक्ष है प्रकार जी कि मोदी जैसा व्यक्तित्व निखार करके भेजे हैं, जोगी जैसा व्यक्तित्व भेजे हैं। आप भविष्य में भी देखिएगा कोई ना कोई क्रम बना रहेगा। अब इस धरती को ताकतवर और सुसंपन्न बनाने वाला व्यक्तित्व की कमी नहीं रहेगी। दुनिया देखिए, अभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, उसमें आए दिन दर्दनाक घटनाएं घटती रहती हैं। कोई लोग भी मरते हैं, उन लोगों के साथ कोई नहीं रहता है, लेकिन आप जाके उनके साथ खड़े रहते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए पत्रकार जी, हमारी राय क्या है, मैं तो प्रैक्टिकल जीवन जीता हूँ। जहां भी गरीबों का आंसू, वहां मेरा जो है, मेरा तौली जरूर पहुंचेगा उनके आंसू को पूछने के लिए। अब क्या मैं कर सकता हूं मैं नहीं जानता, लेकिन उनके दर्द को तो जरूर कुछ देर के लिए कम कर सकता हूं। और ये मेरा स्वभाव है कि जहां भी विपत्ति हो, विपत्ति में कोई इंसान पड़ा है, वहां पर राजा और मुखिया को पहुंच करके उसमें मदद करना उस व्यक्ति का धर्म है, और वो मैं काम करता हूं। मैं राजनेता है ही नहीं, मैं शुद्ध रूप से एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ इंसान हूँ। और जो क्षत्रिय का और सनातन क्षत्रिय का जो धर्म होता है, उसको मैं अक्षरशः पालन करता हूँ कि अत्याचारियों का विरोध करने का स्वभाव को क्षत्रिय करते हैं, गरीबों को देकर कुछ देने के स्वभाव को क्षत्रिय करते हैं। और देश पर और समाज पर संकट आ जाए तो राणा प्रताप की तरह से तलवार लेकर के हाथों में समाज को शांति दिलाने वाले व्यक्ति।
और मैं शुद्ध रूप से संघ का स्वयंसेवक का दायित्व निर्वाह करता हूँ। और यदि क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ तो क्षत्रिय का धर्म भी पूर्ण रूप से कोशिश करता हूँ कि पालन करूं। क्षत्रिय शब्द नहीं, जाति से मतलब नहीं, उस धर्म का पालन करूं। और मैं जब तक भगवान जीवन दिया है, जब तक बुद्धि विवेक और संसाधन और ताकत देता रहेगा, मैं अत्याचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्ट कर्मचारियों, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जरूर लड़ता हूं। तहसील में आम आदमी कह रहे हैं कि काफी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, 100% स्वीकार करता हूँ। तहसील के कर्मचारी अधिकारी हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पवित्र चिंतन को कलंकित करने के लिए बिल्कुल गति से काम कर रहे हैं। मैं दूसरी जगह की तो बात नहीं करता। मैं बैरिया तहसील का जरूर कर सकता हूँ कि आज बैरिया तहसील एक तरह से न्याय की दुकान बन गई है। न्याय की दुकान है, जाकर के जैसे जो पैसा अधिक दे दे, न्याय लेकर आकर के आदर्श लेकर के चला है। 2-3 घटनाएं तो मैं अपनी आंखों से देखा हूं। और त्रेय मिश्रा इसके पहले एसडीएम थे, सैकड़ों फर्जी आदेश करके चला गया और लोग तहसील का चक्कर लगा रहे हैं, रो रहे हैं। गरीब लोग अपनी आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। और मैं दुख के साथ इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ही मिथ्या जीवन का ड्रामा करने वाला व्यक्ति, उन सबों का संरक्षक, वो खुद ही बेईमान है। सब यहाँ गैंग बन करके, तहसील में तो 5-7 गैंग है, केवल दिन भर उन सबों को फर्जी काम कराना है और सब अधिकारियों के पैसा दे करके दलाली करके काम। आज की स्थिति है बैरिया तहसील की कि 10,000 से 20,000 रुपया के पैमाइश के नाम पर कोई ले रहा है। पैमाइश के नाम पर 10,000 से 20,000 रुपये ले रहे हैं। और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बैरिया तहसील के अंदर मैं आज की तिथि पर कैसे कहूँ कि कैसे कौन सा ईमानदार है। 10,000 से 20,000 रुपया। और पहले लेखपाल जो है व्यक्तिगत कोई सहयोगी नहीं रखता था, अब सब अपने साथ एक सहयोगी रखते हैं। सब घूस लेने वाला एक साथ में रखते, घूस लेता है वो, अब उसको पहुंचाता है कि कोई हमारे साथ टेक्निकल युग में धोखा नहीं करे। इस 10,000 से 20,000 क्या इसमें एसडीएम नहीं लेता होगा? क्या इसमें तहसीलदार शामिल नहीं होगा? क्या मैं तो उच्च अधिकारी को भी कहूंगा कि उच्च अधिकारी भी क्या सबको पता नहीं है? और मैं जब तक विधायक था, मैं तो बैरिया की जनता से मैं दिल खोल करके पूछता हूँ, किसी भी जनता से, कि बताओ कि 17 से 22 में बैरिया विधानसभा क्षेत्र में बैरिया तहसील में कुछ सुधार हुआ था कि नहीं? तो हर आदमी लगभग बता देंगे कि कुछ ना कुछ सुधार हुआ था। तो इसमें प्रथमतः मैं अपने को भी दोषी मानता हूँ, लेकिन मेरा चूंकि धर्म उसलिए नहीं बनता है कि मैं सिर्फ प्रतिनिधि होता तो हर चीज की निगरानी करता था और करता, लेकिन आज चूंकि मैं हार गया हूँ तो प्रथम जिम्मेदारी तो जयप्रकाश अंचल जी की बनती है, लेकिन वो कभी करते तो उसका खुद समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता राम बाबू यादव था, उसका 10 बीघा जमीन यही का एक बड़ा नेता जो है हड़पना चाहता था, तो मुझको बचाना, वो सांस लेने भी नहीं गया जयप्रकाश, मैं जाकर के न्याय दिलाया। तो मैं स्वीकार करता हूं और उच्च अधिकारियों से और पूज्य महाराज जी से भी मैं कहा हूं और फिर आग्रह करूंगा कि तहसील को यदि आपने सुधार नहीं किया तो ये कर्मचारी अधिकारी आपके पवित्र नियत पर दाग लगा रहे हैं और जितना सुधार दिखना चाहिए दिख नहीं रहा। एक विधायक होने के नाते अभी मैंने देखा कि आपका जीवन काफी सादा है और आम नागरिक की तरह जीते हैं। क्या आपका कोई व्यक्तिगत शौक नहीं रखते हैं? ऐसा है मेरे भाई, देखिए, सेवा के क्षेत्र में व्यक्तिगत जीवन को बहुत स्तरीय दिखना भी नहीं तो कोई सामान्य आदमी आपके नजदीक आने में डरेगा। ये बात बिल्कुल और संघ में हम लोगों को यही सिखाया गया। मैं संघ के प्रचारक लोगों के सानिध्य में रहा हूं और मुझे इस बात का आत्मसंतुष्टि है कि एक धोती और एक कुर्ता पर जीवन जी करके जो देश की चिंता करता है और उसके सानिध्य में रहने वाला यदि नेता यदि कुछ भी आंशिक रूप से भी हम लोग अपने जीवन में न उतारे तो मेरी समझ से उस चिंतन और उस सिद्धांत के प्रति विश्वास करता। तो मैं संघ का स्वयंसेवक था, हूं, कल भी रहूंगा और आचरण में भी संघ दिखे, इसके लिए मैं अपने जीवन को कहीं से अतिरिक्त दिखाने की कोशिश नहीं।
साधन है, तो साधन, न्यूनतम साधन से मैं समाज का अधिकतम काम कैसे कर सकता हूँ, अपने निजी जीवन के न्यूनतम साधन से समाज को अधिकतम सेवा कैसे कर सकता हूँ, यह भाव लेकर के राजनीति में करता हूँ और जीवन में करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और इसका फुल वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल STW वाले भैया पे देखने के लिए मिलेगा। प्लीज सब्सक्राइब।